हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो कि आज इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहले हम एमएसटी सीईटी के कुछ क्वेश्चन स्टडी करेंगे, उसके बाद जेडब्ल्यू के, उसके बाद नीट के क्वेश्चंस। इस तरह से हम यहाँ पे आज क्वेश्चन स्टडी करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। उसमें पहला एमसीक्यू है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी। अब यहाँ पे देखो, मैंने पहले आपको बता दिया था कि डेंसिटी का एसआई यूनिट क्या किस तरह से होता है। हमने लेक्चर्स में भी स्टडी करा है। फिर भी मैं आपको फिर से यहाँ पे बता देता हूँ कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। हम अगर डेंसिटी का फॉर्मूला लिखें तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये होता है डेंसिटी का फॉर्मूला। ठीक है। अब इसमें अगर हम मास देखें तो मास का ऐसा यूनिट क्या होता है। मास का ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम। और वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होता है। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट होता है मीटर क्यूब। मीटर क्यूब क्यूब क्यों? क्योंकि वॉल्यूम हम 3D में देखते हैं ना। हम क्या देखते हैं, वॉल्यूम 3D में देखते हैं। किस तरह से उसकी हाइट देखते हैं, उसकी लंबाई देखते हैं, उसकी चौड़ाई, इस तरह से हम वॉल्यूम देखते हैं पूरा का, राइट। हमने क्यूब का एग्जांपल वहाँ पे लिया था। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। उसी को मैं फिर से इस किस तरह से लिख सकता हूँ यहाँ पे, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है ना, -3, मतलब ये नीचे इसकी वजह से -3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जो कि एसआई यूनिट हो गया किसका, डेंसिटी का। ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ सेकंड एमसीक्यू, विच सिंबल रिप्लेसेस द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास एएमयू। एएमयू को किसने रिप्लेस कर दिया। अब अगर आप ऑप्शन बाय ऑप्शन अगर जाओ, देखो हम लास्ट ऑप्शन से शुरुआत करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। डी क्या कहता है, यन, राइट। यन, यन मतलब नंबर ऑफ मोल्स को हम यन से डिनोट करते हैं, राइट। नंबर ऑफ मोल्स को हम यन से डिनोट करते हैं। उसके बाद यम, कैपिटल यम जो है वो मोस्टली मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है। मोलैरिटी यानी कॉन्सेंट्रेशन, मोलैरिटी, राइट। 1 मोलार, 2 मोलार या फिर 3 मोलार। ठीक है। उसके बाद ए, ये जो है एटॉमिक मास को डिनोट करता है। देखो आपने 9th या 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि हम अगर एलिमेंट को अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक्स मतलब कोई भी एलिमेंट, और ऊपर हम क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, और नीचे जेड। यहाँ पे ए का मतलब होता है एटॉमिक मास और जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है ना। तो ए मतलब क्या, ए मतलब एटॉमिक मास। तो एक ही ऑप्शन बचता है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, यू। यू मतलब यूनिफाइड मास, जो कि एएमयू को रिप्लेस करके बनाया गया है, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट एमसीक्यू, बोरॉन हैज 2 isotopes with atomic masses 10 and 11. If its average atomic mass is 10.81, the abundance of lighter isotope is। अब देखो ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा है, एमएसटी सीटी 2019 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको फार्मूला याद याद करना पड़ेगा। मतलब आप यहाँ पे देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है और इससे क्या फार्मूला बन सकता है, ये आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो 2 आइसोटोप्स विद एटॉमिक मासेस, मतलब एटॉमिक मास का कोई ना कोई फार्मूला होगा। एवरेज एटॉमिक मास एक नाम दिया हुआ है उस क्वेश्चन में। ठीक है। तो एवरेज एटॉमिक मास का फार्मूला भी हो सकता है। और अबंडेंस, देखो आपको एवरेज एटॉमिक मास का मैं मतलब फॉर्मूला दिखा दो किस तरह से होता है, एटॉमिक मास ऑफ वन आइसोटोप इनटू परसेंटेज। ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो ये होता है एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला। एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ बी10। अब यहाँ पे मैं बी क्यों लिया मैंने, क्योंकि हम बोरॉन के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और 10 मतलब उसका जो भी एटॉमिक मास होगा उसको मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिया, इनटू परसेंटेज, उसका जो भी रिलेटिव अबंडेंस वहाँ पे होगा वो, प्लस एटॉमिक मास ऑफ बी11 उसका सेकंड आइसोटोप, इनटू परसेंटेज जो भी उसका रिलेटिव अबंडेंस होगा वो, डिवाइडेड बाय 100। इस तरह से हम एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करके यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, तो ध्यान देना यहाँ पे। अब देखो सबसे पहले हमें जो भी चीज़ें गिवन है वो लिख लेनी चाहिए, राइट। वो लिखना बहुत ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे। वहाँ पे मैं लिखता हूँ गिवन में एवरेज एटॉमिक मास क्या दिया हुआ है,
एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू कितना 10.81 U, राइट, यूनिफाइड मास। अब हम जो भी B10 का अबंडेंस है और B11 का अबंडेंस है, दोनों के अबंडेंस हम x और 100 माइनस एक्स से डिनोट करते हैं। देखो अबंडेंस मतलब 100% में एक आइसोटोप का मास कितना होगा, राइट। अगर मैंने B10 का मास x% मान लिया तो B11 का मास मेरे को क्या मानना पड़ेगा 100 माइनस एक्स, राइट, क्योंकि टोटल तो 100 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सपोज परसेंट अबंडेंस ऑफ B10 इज इक्वल टू एक्स, राइट। परसेंट अबंडेंस मैंने यहाँ पे एक्स मान लिया। अगर B10 का एक्स है तो B11 का क्या होगा, परसेंट अबंडेंस ऑफ B11 इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स, राइट। इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया, इतनी बात तो यहाँ पे हो गई। अब हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला क्या है, फिर से यहाँ पे फॉर्मूला आप देखो, यहाँ पे देख सकते हो आप फॉर्मूला एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ B10 इंटू परसेंट प्लस एटॉमिक मास ऑफ B11 इंटू परसेंट अपॉन 100, ठीक है। अब हम यहाँ पे एटॉमिक मास और अबंडेंस को ऐड करेंगे, ठीक है। एटॉमिक मास भी हमें पता है और अबंडेंस भी हमें पता है, तो इस फॉर्मूला में हम डायरेक्टली वैल्यू ऐड करते हैं। सबसे पहले एवरेज एटॉमिक मास कितना है 10.81, ठीक है ना, 10.81 इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ B10। अब ये 10 क्या है, ये 10 ही एटॉमिक मास है B10 का, 10 इंटू रिलेटिव अबंडेंस ऑफ B10 कितना है, अबंडेंस x हमने मान लिया x, ये पहली चीज़ हो गई, प्लस एटॉमिक मास ऑफ B11 का मास कितना है 11 इंटू परसेंट अबंडेंस कितना है 100 माइनस एक्स अपॉन 100, ठीक है। इतनी बात तो यहाँ पे हो गई। अब इसके बाद इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 10.81 इज इक्वल टू 10x प्लस 11 इंटू 100 मतलब 1100 माइनस 11 इंटू एक्स माइनस 11x अपॉन 100। अगर इस पूरे कैलकुलेशन को हम कैलकुलेट करें, मतलब इस पूरी मैथमेटिकल जो भी टर्म्स है उन्हें अगर हम कैलकुलेट करें तो हमें वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ पे एक्स की। आप पूरा कैलकुलेशन करके देखो तो आपको पता चल जाएगा कि एक्स की वैल्यू यहाँ पे 19% आ गई, 19%। हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था कि जो भी रिलेटिव अबंडेंस किसका निकालना है, अबंडेंस ऑफ लाइटर आइसोटोप। लाइटर देखो B10 लाइटर है या B11 लाइटर है, यहाँ पे B10 लाइटर है क्योंकि उसका जो मास है वो कम है, उसका अबंडेंस कितना आया 19%, तो यहीं पे हम प्रॉब्लम यहाँ पे छोड़ देते। लेकिन कभी कभी आपको हेवियर एलिमेंट का अबंडेंस निकालने के लिए कहते हैं। अगर हेवियर का यहाँ पे पूछा गया होता तो मैं क्या करता, सिंपल से 100 माइनस एक्स की जो भी वैल्यू यहाँ पे रखता, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 19% यहाँ पे रखता, और यहाँ पे मैं B11 का परसेंटेज यहाँ पे निकाल लेता, राइट। यहाँ पे लाइटर पूछा गया है, इसकी वजह से 19% इज द करेक्ट आंसर, और ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। देन नेक्स्ट MCQ, यहाँ पे अब JEE की MCQ स्टार्ट हो जाती है। अमॉन्ग्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दैट विच वॉज नॉट प्रपोज्ड बाय डाल्टन वाज। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें डाल्टन के एटॉमिक थियरी पता होनी चाहिए, उसके जो भी पोस्टुलेट्स थे वो हमें याद होनी चाहिए, राइट। उसे याद करने के लिए हमें शॉर्ट नोट्स यहाँ पे निकलने पड़ेंगे। अब यहाँ पे देखो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा कि डाल्टन के एटॉमिक थियरी का फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। उसके बाद सेकंड पोस्टुलेट, ऑल एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज लाइक मास, ओके, ये हो गए सेकंड पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट, कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। उसके बाद फोर्थ पोस्टुलेट, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ फिर से आ जाते हैं। ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट मास। देखो
फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, वो डाल्टन ने किया हुआ है। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में सेकंड स्टेटमेंट है ना, वो वहाँ पे ए में दिखाया गया है, राइट। मतलब ए इज़ करेक्ट, ए डाल्टन ने दिया हुआ है। उसके बाद बी देखो, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स, ये भी करेक्ट है, ठीक है, ये भी करेक्ट यहाँ पे होगा। उसके बाद सी, व्हेन गैस कंबाइन और रिप्रोड्यूस्ड इन केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पे ये स्टेटमेंट डाल्टन ने नहीं करी हुई, ये स्टेटमेंट गे-लुसाक्स लॉ में हमें नजर आती, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी देखो, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ये भी बिल्कुल सच है, जो कि हमारा फोर्थ नंबर का पोस्टुलेट यहाँ पे है, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन एटम्स। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर सी जो था वो गे-लुसाक्स लॉ से आया था, राइट। सो डाल्टन ने सी नंबर का स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ, तो सी ही हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होता है, ठीक है, इस तरह से। देन नेक्स्ट एमसीक्यू, the ratio of masses of oxygen and nitrogen in a particular gaseous mixture is 1:4. The ratio of number of their molecule is, JEE 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। उन्होंने क्या बताया कि एक गैसियस मिक्सचर है, उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मासेस जो है ना, उनका रेशियो 1:4 है। तो उन्हें क्या चाहिए, उन्हें उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन क्या है वो हम अच्छी तरह से यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सपोज यहाँ पे मास ऑफ ऑक्सीजन हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, मास ऑफ ऑक्सीजन इन गैसियस मिक्सचर, इन गैस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसे 1 मान लिया, 1 कोई भी मास हो उसका 1 हमने यहाँ पे कंसिडर कर दिया। तो नाइट्रोजन का मास क्या हो जाएगा, 4 क्योंकि उनका रेशो किस तरह से 1:4। तो अगर 1 ऑक्सीजन उस मिक्सचर में है तो वहाँ पे 4 नाइट्रोजन होगा, राइट। मास के बारे में हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो मास ऑफ नाइट्रोजन, क्या हो जाएगा 4, ठीक है। इतना तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। उसके वो कैलकुलेट करने से पहले हमें फॉर्मूला पता होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला कौन सा होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na। यहाँ पे Na क्या है, Na मतलब एवोगैड्रोस नंबर, जो कि 6.023 इंटू 10⁻23 होता है, राइट। उससे हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं। अब इस फॉर्मूला में अगर आप देखो तो हमें नंबर ऑफ मोल्स पता होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिर्फ मास दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए हुए। अब उस नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए भी फॉर्मूला है, कौन सा, यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे, ठीक है। ये देखो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, यहाँ पे आप अच्छी तरह से देख सकते हो दोनों के दोनों फॉर्मूले, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू द गिवन मास अपॉन मोलर मास। देखो ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का दोनों का मोलर मास हम निकाल सकते हैं, ठीक है। गिवन मास तो यहाँ पे दिया हुआ है, कौन सा गिवन मास ऊपर आप देखो, 1 ऑक्सीजन का गिवन मास है एंड 4 नाइट्रोजन का यहाँ पे गिवन मास है। मोलर मास भी हम यहाँ पे निकाल लेंगे और नंबर ऑफ मोल्स निकाल कर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकाल लेंगे। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के बाद हमें उसका रेशियो फाइंड आउट करना है उन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हमें यहाँ पे करनी है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स को। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर से ये करता हूँ, गिवन मास अपॉन मोलर मास की सारी चीज़ें। देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 निकालता हूँ सबसे पहले मैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 को मैंने इस तरह से लिख लिया, इज इक्वल टू गिवन मास क्या है 1 गिवन मास 1 डिवाइडेड बाय मोलर मास क्या है, मोलर मास। अब आप यहाँ पे कहोगे कि उसका एटॉमिक मास तो ऑक्सीजन का 16 होता है, तो आप यहाँ पे 16 लोगे, नहीं, यहाँ पे हमें ऑक्सीजन दिया हुआ है ना,
तो जनरली हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है O2 की फॉर्म में रहता है और नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में रहता है। तो O2 का एटॉमिक मास या फिर O2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? 32, वही हमारा होगा मोलर मास। N2 का एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास क्या होता है N2 का? 28, वही हमारा मोलर मास यहाँ पे होगा। राइट, आपको ये बात समझ में आ गया तक? ठीक है, तो हम मोलर मास क्या लिखेंगे वहाँ फिर? मोलर मास यहाँ पे मैं लिखता हूँ 32। ये हो गया हमारा पहला नंबर ऑफ मोल्स किसका हुआ है? ये ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल्स हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1m/32। इतनी चीज़ तो यहाँ पे हो गई। उसके बाद उसी के आगे मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। N2 इज इक्वल टू गिवन मास क्या है हमारे पास? गिवन मास क्या है? 4m डिवाइडेड बाय मोलर मास क्या है? 28, जो कि पहले ही मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, इतनी चीज़ तो यहाँ पे हो गई। नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिए। उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना था? हमें कैलकुलेट करना था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला देख लो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na। ठीक है, अब Na की वैल्यू यहाँ पे हम पुट नहीं करेंगे क्योंकि हमें रेशो निकालना है। इसकी वजह से हम एलिमिनेट करके मतलब डिवाइड करके Na कट करेंगे। अब आप आगे यहाँ पे देख ही रहे हो। यहाँ पे देखो, हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे मैं कैपिटल N लिख लेता हूँ। कैपिटल N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। हमने फॉर्मूला पहले देख चुके हैं हम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितने हैं? 1m/32 इंटू Na। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद सेकंड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2। कैपिटल N मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 कितने हैं? यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 कितने हैं? 4m/28 इंटू एवोगैड्रोस नंबर Na। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, दो इक्वेशन यहाँ पे हो गए। अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें रेशो निकालना है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को हम डिवाइड कर देंगे सेकंड से। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड। देखो यहाँ पे अगर हमें डिवाइड करना है तो हमें क्या क्या चीज़ें कट करनी पड़ेगी। देखो, Na से Na कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना। Na से Na डिवाइड करने के बाद Na से Na कैंसिल हो जाएगा। M से M कैंसिल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी बची हुई चीज़ें मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। बाकी क्या बचा हुआ है, बाकी मैं फिर से यहाँ पे लिखता हूँ NO2 डिवाइड बाई N2। इसका रेशो निकालना था हमें 1/32 डिवाइडेड बाई 4/28। अब इस 4/28 को अगर मेरे को ऊपर लेकर जाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? इसे उल्टा करना पड़ेगा, राइट। 1/32 इंटू इसे उल्टा करके किस तरह से होगा? 28/4। 4 1 4, 4 7 28 इज इक्वल टू द 7/32। ये हो गया हमारे इस प्रॉब्लम का आंसर। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट MCQ, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स बाय मास इन द बॉडी ऑफ हेल्दी ह्यूमन अडल्ट आर। ओके, तो उसका मास परसेंट यहाँ पे दिया हुआ है। ऑक्सीजन 61.4%, कार्बन 22.9%, हाइड्रोजन 10% एंड नाइट्रोजन 2.6%, राइट। द वेट which a 75 kg person would gain if all H1 atoms are replaced by H2 atoms is। देखो, प्रॉब्लम तो बहुत बड़ा यहाँ पे हो गया है, लेकिन हमें इससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, राइट। देखो, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कवर करी हुई है, लेकिन हमें कॉन्सेंट्रेट किस चीज़ पे करना है वो हमें पहले समझना पड़ेगा। देखो, सिर्फ उन्होंने क्या किया है, H1 मतलब हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से, जो कि हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप है, H2 से रिप्लेस कर दिया है। बाकी हमें ऑक्सीजन देखने की ज़रूरत नहीं है, कार्बन देखने की ज़रूरत नहीं है, और या फिर नाइट्रोजन भी देखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। सिर्फ हमें हाइड्रोजन पे फोकस करना है। तो बाकी बची हुई चीज़ों का कोई भी मतलब यहाँ पे नहीं होता है।
तो सिंपल तरीके से हम यहाँ पे फिर से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखो ओके, तो दिया हुआ क्या है, मास ऑफ पर्सन उसे हम W मान लेते हैं इज इक्वल टू 75 kg। ओके, इतना तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद मास ऑफ H1 का मास कितना है, मास ऑफ H1 कितना है, 10%, ठीक है ना। 10% का मतलब कितना है, 10% ऑफ 75 kg। ये पूरे सेंटेंस से आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा, 10% ऑफ 75 kg मतलब कितना, 10% मतलब 100, ठीक है ना। 10/100 इंटू 75 kg का 10% वाला हिस्सा। यहाँ पे अब अगर आप कैलकुलेशन करो तो क्या आ जाता है, वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 7.5 किलोग्राम। ओके, इतनी बात तो यहाँ पे हो गई। मतलब अकेले H1 का मास होता है 7.5 kg। देखो आपको H2 पता है ना, H2 मतलब क्या हो जाता है, वहाँ पे सिर्फ H2 मतलब वहाँ पे मास बढ़ जाता है। हाइड्रोजन का मास 1 AMU होता है, अगर हम H2 लेंगे तो उसका मास 2 AMU हो जाएगा, ठीक है ना। देखो अगर H1 का मास 7.5 kg होगा, ठीक है ना, H1 का मास 7.5 kg हो जाएगा, होगा मतलब है यहाँ पे, तो H2 का मास कितना होगा, H2 का मास कितना होगा, एग्जैक्टली इसके डबल हो जाएगा, राइट ना। एग्जैक्टली इसके डबल हो जाएगा, कितना, 15 kg। ये बात आपको समझ में आ गई क्यों। देखो H1 का मास था 1 AMU, ठीक है ना, और H2 का मास कितना है, उससे डबल है, H2 का मास उससे डबल है। उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सारे के सारे H1 जो एटम्स है ना वो रिप्लेस कर दिए H2 से। ओके, तो हमने सबसे पहले क्या निकाल लिया, हमने H1 का जो वो मास है ना वो निकाल लिया। इतनी बात यहाँ पे हमने कर दी। तो अगर उन्होंने उसे H2 से रिप्लेस किया है तो वही मास उसके डबल हो जाएगा। इतनी बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई, डबल हो जाएगा, ठीक है। अब उनका क्वेश्चन क्या है कि पर्सन वुड गेन हाउ मच मास, मतलब उस पर्सन का मास कितना बढ़ जाएगा। देखो उसका मास कितना बढ़ जाएगा, हम इंक्रीज इन मास में निकाल लेंगे अभी। इंक्रीज इन मास, ओके। H2 का कितना है, 15 माइनस 7.5 इज इक्वल टू, आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 7.5 kg। सो ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। JEE मेंस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन आप क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, लेकिन हमें ज़रूरत किसकी थी, हमें सिर्फ ज़रूरत थी इस हाइड्रोजन के इस मास की, ठीक है। और थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन यहाँ पे ये था। अब इसके बाद नेक्स्ट MCQ, इन विच केस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैक्सिमम। देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें कैलकुलेट करने, उन्होंने क्या कहा है कि किस केस में, नीचे 4 केसेस दिए हुए ABCD में, किस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे। अब यहाँ पे आपको एक बात यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा मतलब नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा, क्योंकि देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स को ही एवोगाड्रोस नंबर से कैलकुलेट मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ता है, राइट ना। आपको ये फॉर्मूला पता है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स को ही एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इतनी सारी उलझने क्यों करें, राइट। सिंपली हमें क्या समझना पड़ेगा कि नंबर ऑफ मोल्स अगर ज़्यादा होंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे, राइट। इतनी सिंपल सी यहाँ पे चीज़ है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सीधे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करके हम इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, क्योंकि हमें फास्ट आंसर लिखना है। मतलब CT में हमें या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो तो हमें क्विकली आंसर को फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें टाइम वेस्ट करके पूरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को निकाल लिया फिर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके बैठ गए, ऐसा नहीं करना है, राइट। हमें कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देते वक्त हमें ईजी वे मतलब क्विक आंसर हम किस तरह से उस आंसर तक पहुंच पाएंगे वो हमें देखना पड़ता है।
इसकी वजह से हम यहाँ पे सिंपली नंबर ऑफ मोल्स को निकालेंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। देखो यहाँ पे फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। अब यहाँ पे आप फर्स्ट केस देख लो, मैं 1 बाई 1 आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करके दिखाऊंगा और फिर हम देखेंगे कि किसके अंदर, मतलब किसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे वाटर मॉलिक्यूल के, ठीक है ना। ओके, हाँ, तो यहाँ पे देखो पहला केस कौन सा है, 18 ml ऑफ वाटर, ये होता है पहला केस। फर्स्ट केस 18 ml ऑफ वाटर। अब यहाँ पे देखो आपको नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पता है, लेकिन वहाँ पे कहीं भी वॉल्यूम का जिक्र नहीं है। ये ml मतलब क्या है, ये ml वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का जिक्र नंबर ऑफ मोल्स में आपको नहीं नजर आएगा। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, इस तरह से वो फॉर्मूला होता है। अब इसका मास में कन्वर्जन किस तरह से करें, आपको वाटर की डेंसिटी पता है, डेंसिटी का फॉर्मूला पता है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू द मास अपॉन वॉल्यूम, ये होता है फॉर्मूला। D इज इक्वल टू m बाय v, राइट। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें m निकालना है। सो m इज इक्वल टू v इंटू डी। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम होता है 18 ml। डेंसिटी कितनी होती है वाटर की, 1 ml। तो मास कितना आया, मास आ गया 18 ग्राम, ठीक है। ये हो गया गिवन मास, जो भी हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लिख लेता हूँ, n इज इक्वल टू 18 ग्राम, जो कि गिवन मास है 18 ग्राम, डिवाइडेड बाय मोलार मास। अब H2 का मोलार मास कैलकुलेट करना तो हम बहुत बार सीख चुके हैं, राइट। H2 का एटॉमिक मास कितना है, 2, राइट। एक हाइड्रोजन का 1, दूसरे हाइड्रोजन का 1, इस तरह से 2। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हुआ, 18, ठीक है। तो 18 कट हुआ, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 1 मोल। ये हो गया पहला केस, मतलब 18 ml वाटर में 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे, राइट। अब हम इसी क्वेश्चन के सेकंड केस के बारे में चलते हैं, राइट। सेकंड केस की तरफ चलते हैं। देखो सेकंड केस क्या है, सेकंड केस है यहाँ पे 0.18 ग्राम ऑफ वाटर, ये हो गया यहाँ पे सेकंड केस। बी नंबर हम यहाँ पे लिख लेते हैं, बी 0.18 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसमें किस तरह से कैलकुलेट करना है, फिर से हमें नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपन मोलर मास। गिवन मास कितना है, 0.18 ग्राम, मोलर मास 18 ही होता है, जो कि हमने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है, ठीक है ना। तो फिर से मैं आप लिख लेता हूँ, n इज इक्वल टू 0.18 अपॉन कितना, 18, जो कि मोलर मास होता है वाटर का, इज इक्वल टू, अब इसका कैलकुलेशन करके वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.01 मोल। अब ये हो गया बी का आंसर, 0.18 ग्राम ऑफ वाटर में 0.01 मोल ऑफ वाटर होते हैं, ठीक है। ये हो गया बी में नंबर ऑफ मोल्स। अब इसके बाद सी नंबर का केस हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पे सी नंबर के केस में क्या है, 0.00224 लीटर ऑफ वाटर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 273 केल्विन। देखो अब इस प्रॉब्लम का जो भी फार्मूला होगा वो आपको शायद पता नहीं होगा, वो आइडियल गैस इक्वेशन का फार्मूला यहाँ पे यूज़ होता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में या भी आगे जो भी चैप्टर्स है उनमें ये अच्छी तरह से स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पे आप लिख लो आइडियल गैस इक्वेशन, जो कि बहुत ही फेमस होगा यहाँ पे, PV इज इक्वल टू NRT, ये होता है आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, N फॉर नंबर ऑफ मोल्स, जो कि यहाँ पे हमें कैलकुलेट करनी है। R मतलब गैस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू 8.314, और यूनिट के साथ वो चेंज होती रहती है। यहाँ पे 8.314 तो नहीं यूज़ करेंगे, दूसरी यूज़ करने वाली, ठीक है ना। T मतलब टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल कर लेता हूँ, क्योंकि हमें N निकालना है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने है, तो PV अपॉन RT, ठीक है। तो इस तरह से मैंने सिंपल वे में यहाँ पे लिख लिया।
देखो आप फिर से मैं करता हूँ, N इज इक्वल टू P, प्रेशर कितना है हमारे पास 1 एटमॉस्फेयर राइट, 1 ATM, इनटू वॉल्यूम कितना है 0.00224 लीटर, डिवाइडेड बाय आर क्यू वैल्यू यहाँ पे जूल में नहीं लेंगे हम लीटर एटम पर मोल में यहाँ पे लेंगे राइट। तो आर की वैल्यू मैंने कहाँ पे ली 0.08206 लीटर ATM मोल केल्विन इनटू टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन, 273 केल्विन। ठीक है, अगर ये पूरा कैलकुलेशन हम करेंगे तो हमें नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स हमें आ जाएंगे 1 × 10⁻⁴ मोल। ठीक है, तो यहाँ पे 0.00224 लीटर ऑफ वाटर कंटेन 1 × 10⁻⁴ मोल राइट, इतने मोल्स यहाँ पे आ गए। उसके बाद हम डी का कैलकुलेट करेंगे। अब डी में अगर आप देखो तो डी का कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी मोल्स में ही उसका आंसर दिया हुआ है 10⁻³ मोल ऑफ वाटर, वहाँ पे आंसर ऑलरेडी वहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इतना कैलकुलेशन करने के बाद हमें पहले की वैल्यू क्या आ गई, सेकंड क्या आ गए क्या आ गई, और थर्ड और फोर्थ की आ गई। देखो फर्स्ट में 1 मोल यहाँ पे वाटर की, उसके बाद बी में 0.01 मोल है, सी में 1 × 10⁻⁻, मतलब बहुत कम मोल है, और डी में 10⁻³ मोल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, किसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में 1 मोल, मतलब अप्रोक्सीमेटली 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे है राइट। आपको आया होगा रोज नंबर पता है ना, उस तरह से, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट MCQ, सपोज द एलिमेंट्स x and y combine to form two compounds XY2 and X3Y2 when 0.1 mole of XY2 weighs 10 gram and 0.05 mole of X3Y2 weighs 9 gram, the atomic weights of x and y are। देखो अब यहाँ पे हमें एटॉमिक वेट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब एटॉमिक वेट कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं राइट, वो भी हमें जानना पड़ेगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में एक्स और वाई दो रिएक्टेंट है, और उनको कंबाइन करके हमें पहला कंपाउंड, दो कंपाउंड्स मिलते हैं, पहला होता है XY2 और दूसरा होता है X3Y2। ठीक है, इतनी चीज़ हमें यहाँ पे पता चल गई। उसके बाद इस जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है, एक तो मोल दिए हुए 0.1 मोल दिया हुआ है, और एक तो वेट दिया हुआ है। ठीक है ना, मतलब नंबर ऑफ मोल्स के रिलेटेड ही कोई प्रॉब्लम होगा। देखो मतलब गिवन मास भी हमारे पास है और नंबर ऑफ मोल्स भी हमारे पास है, तो हमें कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा उसका एटॉमिक मास और मोलर मास। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बहुत बार मैंने यहाँ पे दिखा चुका हूँ यहाँ पे ना, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला में हम वैल्यू ऐड करके इसका सॉल्यूशन यहाँ पे निकाल लेंगे। लेकिन इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, क्योंकि हमें मोलर मास कैलकुलेट करना है, तो मोलर मास को मैं यहाँ पे लेकर जाता हूँ और नंबर ऑफ मोल्स को मैं नीचे लेकर आता हूँ। ठीक है ना, तो ये किस तरह से मैं करता हूँ, यहाँ पे देखो ठीक, मोलर मास हम लिखेंगे, या फिर मैं यहाँ पे एटॉमिक मास भी लिख सकता हूँ, एटॉमिक मास इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स। थोड़ा सा मैंने फॉर्मूला मॉडिफाइड कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, इतनी चीज़ तो यहाँ पे हो गई। अब सबसे पहला कंपाउंड कौन सा प्रिपेयर हुआ है, देखो एटॉमिक मास जो एक्स कंपाउंड का एटॉमिक मास हम एक्स मान लेते हैं, एटॉमिक मास ऑफ कंपाउंड एक्स, कंपाउंड एक्स के एटॉमिक मास को हम स्मॉल एक्स से डिनोट करते हैं, और कंपाउंड वाई के एटॉमिक मास को हम स्मॉल वाई से डिनोट करते हैं राइट। ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ गई। ओके, इतना तो यहाँ पे हो गया। अब मैं क्या करूँगा,
वन बाय वन हम एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हुए चलेंगे। पहला कंपाउंड कौन सा है हमारा? पहला कंपाउंड प्रिपेयर हुआ है XY2। ठीक है, XY2 पहला कंपाउंड यहाँ पे प्रिपेयर हुआ। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे एटॉमिक मास की जगह हम मोलर मास भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, मोलर मास। देखो हम मोलर मास किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, मोलर मास हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, एक्स और वाई के जो भी एटॉमिक मासेस होंगे उन्हें मिलाकर हम मोलर मास को कैलकुलेट करते हैं। इतनी बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई। ठीक है, एक्स कितना है यहाँ पे, एक्स का एटॉमिक मास एक्स होता है। यहाँ पे देखो एक्स का एटॉमिक मास एक्स प्लस वाई का वाई, लेकिन यहाँ पे 2y इसलिए 2y इज इक्वल टू, ये क्या होगा यहाँ पे, ये हो गया मोलर मास। ठीक है ना, यहाँ पे एटॉमिक मास यहाँ पे कट कर दो, यहाँ पे मोलर मास ही हम इसे कहेंगे। ठीक है ना, x प्लस 2y इज इक्वल टू गिवन मास। गिवन मास कितना है हमें क्वेश्चन में, देखो गिवन मास कितना है 10 ग्राम। XY2 का गिवन मास कितना है 10 ग्राम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स कितने उसके 0.1 मोल। ठीक है, अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू यहाँ पे आ गई 100। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद सेकंड इक्वेशन आप देख सकते हो यहाँ पे, सेकंड प्रोडक्ट कौन सा प्रिपेयर हुआ, सेकंड प्रोडक्ट यहाँ पे प्रिपेयर होता है X3Y2। अब x का एटॉमिक मास कितना होता है 3x प्लस Y2 का एटॉमिक मास कितना होता है 2y इज इक्वल टू गिवन मास। क्वेश्चन में फिर से देखो गिवन मास कितना है, गिवन मास है 9 ग्राम, गिवन मास है यहाँ पे 9 ग्राम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.05 मोल। ओके, अगर इसका भी कैलकुलेशन हम कर दें तो वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 180। ओके, तो दो इक्वेशंस यहाँ पे हमें मिल गए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे सिंपल से, जो पहला इक्वेशन है ना उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम उसकी वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। देखो मैंने क्या किया, x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना था 100 था, उसी को थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई कर दिया। फर्स्ट मॉडिफाइड, थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ मैं, बाकी कुछ नहीं करता। x इज इक्वल टू प्लस 2y था, उधर जाके क्या होगा -2y, 100 माइनस 2y। अब इस ये जो वैल्यू यहाँ पे आ गई x की, इसको मैं पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में। राइट, x की वैल्यू को पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 2 में मैंने वैल्यू पुट कर दी 3, x की वैल्यू क्या है 100 माइनस 2y प्लस 2y इज इक्वल टू 180। ओके, तो इस पूरे कैलकुलेशन को अगर हम कर देंगे तो हमें यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर, y की वैल्यू हमें आ जाएगी 30, y इज इक्वल टू 30, जो कि एटॉमिक मास हो गया किसका y का। यहाँ पे देखो एटॉमिक मास किसका हो गया y का। इसी वैल्यू को मैं अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ऐड करूँगा तो हमें x की भी वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मैंने इस वैल्यू को ऐड करके क्या करता हूँ, क्या देखो x प्लस 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 100, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे हमें आ जाएगी 40। ओके, तो फिर से हम MCQ देखते हैं। MCQ में हमें एटॉमिक वेट्स ऑफ x एंड y पूछे गए थे, तो एटॉमिक वेट ऑफ x इज 40 एंड एटॉमिक वेट ऑफ y इज 30, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप यहाँ पे प्रॉब्लम पूरा देख सकते हो, प्रॉब्लम पूरा लिख सकते हो, या फिर स्क्रीनशॉट भी आप प्रॉब्लम का ले सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट MCQ, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2 इज अप्रोक्सीमेटली। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हमें कैलकुलेट करने 4.4 ग्राम ऑफ CO2 के। देखो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कैलकुलेट करने पड़ेंगे। राइट, अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कैलकुलेट कर ले तो उससे हम एटम्स जो भी एटम्स हो गए ऑक्सीजन के वो कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हमें पता है कौन सा, देखो यहाँ पे नीचे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। तो फिर से हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 जो है वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू, गिवन मास क्या है 4.4 ग्राम, आप क्वेश्चन में देख सकते हो 4.4 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास या फिर मोलर मास क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन का कितना होता है 32 प्लस 12 इज इक्वल टू 44 ग्राम होता है मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.1 मोल। अब यहाँ पे नीचे थोड़ी सी चीज़ समझने वाली है, आप यहाँ पे देखो, सपोज ये ऊपर का आप छोड़ दो कुछ टाइम के लिए, सपोज 1 मोल मैंने CO2 लिया, 1 मोल CO2 यहाँ पे मैंने लिया, तो यहाँ पे आप देखो 1 मोल CO2 में कार्बन एटम्स कितने होंगे, 1 मोल CO2 में एक कार्बन एटम होगा क्या, नहीं, 1 मोल CO2 में 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन होंगे। देखो कार्बन एक ही है, इसकी वजह से कार्बन कितने होंगे 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स, लेकिन ऑक्सीजन कितने होंगे, ऑक्सीजन राइट, ऑक्सीजन कितने होंगे 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स होंगी। ओके, अब मैंने यहाँ पे 2 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 एटम है, एक मॉलिक्यूल प्रिपेयर होने के लिए 2 ऑक्सीजन एटम्स की ज़रूरत पड़ी, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे 2 लिया। देखो 1 मोल का हमने कैलकुलेट यहाँ पे कर दिया, लेकिन हमें कैलकुलेट किसका करना है 0.1 मोल में कितने ऑक्सीजन एटम्स यहाँ पे होंगे। देखो फिर से हम क्या करेंगे, 0.1 मोल CO2 कंटेन्स X ऑक्सीजन एटम, X वैल्यू यहाँ पे मैंने मान ली, X ऑक्सीजन एटम्स, इतना हमने यहाँ पे कर दिया। फिर से इसका हम तिरकस गुणाकार करेंगे, मतलब डायगोनल मल्टीप्लिकेशन जो भी जिसे हम कहते हैं, इस तरह से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके हम वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे। देखो फिर से क्या मैंने कर दिया, X इंटू 1 मोल, मतलब X हो गया यहाँ पे, X इंटू 1 मोल, X से होता है X इज इक्वल टू 0.1 इंटू 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स, मतलब 0.1 मोल ऑफ CO2, मतलब 4.4 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन्स दिस मच एटम। इसका अगर कैलकुलेशन पूरा कर दे हम, तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी, X की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1.2 इंटू 10⁻, कितने एटम्स 23 ऑक्सीजन एटम्स। ओके, तो यही होता है हमारा आंसर। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखो ये पूरा प्रॉब्लम अगर आप लिखना चाहते हो लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट मार लो, मेरा तो मानना है लिखा करो। मैं जब भी आपको सिखाता हूँ या फिर पढ़ाता हूँ तो आप साथ साथ नोट्स निकाला करो। इसके बाद नेक्स्ट MCQ, एट STP द वॉल्यूम ऑफ 7.5 ग्राम ऑफ गैस इज 5.6 लीटर, द गैस इज। देखो ये थोड़ा सा अलग प्रॉब्लम है यहाँ पे, लेकिन हमने इसका फॉर्मूला जब चैप्टर हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने देख लिया था, ठीक है ना। देखो यहाँ पे गैस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, मतलब गैस का वॉल्यूम यहाँ पे दिया हुआ है। तो इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर 1 मोल गैस हो, 1 मोल गैस एट STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, राइट, एट STP, तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करता है, वो करता है 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है, ठीक है ना। तो इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, किसके, उस गैस की। देखो सबसे पहले हमें इससे ये जानना होगा कि ऑप्शन कौन कौन से, ऑप्शन में NO दिया हुआ है, N2O, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, इतने ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। अब इनको अगर हमें जानना पड़ेगा तो हमें मॉलिक्यूलर वेट या फिर मोलर मास को निकालना पड़ेगा। तो मोलर मास हम किस तरह से निकाल सकते हैं, मोलर मास एक ही फार्मूला से हम निकाल सकते हैं, किससे, यहाँ पे देख सकते हो आप, नंबर ऑफ मोल्स के फार्मूला से हम मोलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दी हुई है
क्वेश्चन में हमें गिवन मास तो दिया हुआ है कितना 7.5 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है क्या? नहीं, हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे और वो कैलकुलेट करने के बाद हमें मोलार मास को कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। इसी की वजह से मैं ऊपर वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ, अच्छे से ध्यान से अब ध्यान देना, राइट। देखो 1 मोल ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? 22.4 लीटर। ओके, तो 5.6 लीटर ऑफ गैस और 5.6 लीटर जिस गैस ने ऑक्यूपाई करा हुआ है उसका मोल कितने होंगे? एक्स मोल हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एक्स मोल। फिर से हम तिरकस गुणाकार मतलब डायगोनल मल्टीप्लिकेशन करेंगे और एक्स की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। देखो फिर से x इंटू 22.4 इज इक्वल टू 5.6 इंटू 1। अब क्या करूँ मैं? अब फिर से मैं क्या कर सकता हूँ? x इज इक्वल टू 5.6 अपॉन 22.4 इज इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 0.25 मोल। देखो गैस के नंबर ऑफ मोल्स तो हमने कैलकुलेट यहाँ पे कर दिया, अब हमें उसका मॉलिक्यूलर मास या फिर मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने के बाद हमें हमारा ऑप्शन और हमें हमारा आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। देखो अब नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हमें पता है। देखो ऊपर फॉर्मूला इस तरह से, नंबर ऑफ मोल्स में यहाँ पे लिख लेता हूँ 0.25 मोल। गिवन मास कितना है हमारे पास? गिवन मास है हमारा 7.5 ग्राम डिवाइडेड बाय क्या? डिवाइडेड बाय हमें मोलर मास को कैलकुलेट करना है या फिर मॉलिक्यूलर वेट भी हम जिसे कह सकते हैं। ये मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे गया, ये 0.25 नीचे आया, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये पूरा कैलकुलेशन अगर हम करेंगे मतलब 7.5 को 0.2.5 से डिवाइड अगर हम करेंगे तो हमें मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 30। यह हो गया उस गैस का मॉलिक्यूलर वेट। अगर ऑप्शन बाय ऑप्शन हम जाकर देखेंगे, मतलब सबसे पहले ऑप्शन ए अगर हम लेंगे तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? ऑप्शन ए का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? देखो नाइट्रोजन का कितना होता है, यहाँ पे फिर से आप देख सकते हो नाइट्रोजन का कितना होता है 14 प्लस ऑक्सीजन का 16 कितना होगा 30। मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आप बाकी के भी देख सकते हो, आप N2O के देख सकते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड का देख सकते हो, ऑप्शन नंबर सी का देख सकते हो और डी का भी कैलकुलेट करके देख सकते हो, लेकिन सिर्फ ऑप्शन नंबर ए ही है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 30 आ जाएगा। इसकी वजह से ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे खत्म होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, राइट। अगर इस क्वेश्चंस के आपको क्यूज चाहिए, मतलब टेलीग्राम चैनल पे वो पोल का ऑप्शन होता है ना, तो वहाँ पे मैंने एक एक क्वेश्चंस के छोटे छोटे पोल वहाँ पे बनाए हुए हैं। मतलब वहाँ पे जाकर आप क्वेश्चन टिक कर सकते हो और आपका सेल्फ इवैल्यूएशन आप वहाँ पे जाकर कर सकते हो। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।